हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र राजभर। कॉन्सेप्ट के ऑप्शन सी के सेशन में आपका स्वागत है, जहां पर हम सीखते हैं ऑप्शन के कुछ डेटा पॉइंट, जहां पर हम सीखते हैं ऑप्शन की कुछ स्ट्रैटेजीज। ऑलराइट, सो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपको कुछ इंट्राडे सेटअप बनाया था। अभी मैं आपको एक ऐसा कंसेप्ट लाया हूँ जो कि आप देखोगे कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भी काफ़ी उसमें काम करते हैं, और आप देखोगे कि ये जो कंसेप्ट है थोड़ा बहुत, मतलब मैं कहूँगा कि थोड़ा ब्रॉड है, काफ़ी बड़ा कंसेप्ट है। सो जाहिर सी बात है, एक वीडियो में बिल्कुल नहीं होगा, तो हम इसको 2-3 वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो आज मैं सिर्फ आपको एक बेसिक बताने वाला हूं कि ये जो कंसेप्ट है बेसिक तरीके से कैसे काम करता है, राइट। और उसी की बुनियाद पे जब आप ट्रेड लेने जाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से इसमें ट्रेड हमें बनते हुए मिलता है। तो अगर वहां पर कुछ डेटा को भी अलाइन करना होगा तो डेटा भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसमें डेटा को आप जोड़ के एक अच्छा ट्रेड सेटअप आप बना लीजिए। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर मैं आपके डिस्कस करता हूँ कि किस तरीके से ये कंसेप्ट तैयार होता है। तो ये जो कंसेप्ट है जिसका नाम है डिमांड एंड सप्लाई। ऑलराइट, कि डिमांड एंड सप्लाई के कंसेप्ट के हिसाब से कैसे प्राइस में मूवमेंट आता है। पहले भी मैंने अपने वीडियोस में मैं हमेशा डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट में यूज करता रहता हूं, मतलब मैं बताता रहता हूं कि यहाँ पर डिमांड क्रिएट हुई, सप्लाई क्रिएट हुई है। तो आज मैं दिखाता हूं कि कैसे डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट होती है, कैसे उस जोन को पता करना है, और कैसे प्राइस जो मूवमेंट हुआ है वो कैसे उसके हिसाब से मूव करता है, और हमें क्या क्या वहां पर देखना है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, तो पहले मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट में बताऊंगा, उसके बाद आप देखोगे जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उसमें मैं बताऊंगा कि ट्रेड कैसे उसमें लिया जाएगा। तो आज सिर्फ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। ऑलराइट, आप सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पे टॉपिक का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको जरा सा कलर हम चेंज करते हैं, वाइट कलर। सो यहाँ पर है डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो दोस्तों, डिमांड एंड सप्लाई की जब कंसेप्ट बात करो, देखिए ये एक इकोनॉमिकल टर्म है, ठीक है। इकोनॉमिकल टर्म है, ये एक इकोनॉमिकल टर्म है, राइट। इकोनॉमिकल टर्म में हम डिमांड एंड सप्लाई जो समझते हैं, मतलब कि किसी चीज की जब डिमांड बहुत ज्यादा रहती है, राइट, तो आप देखोगे कि प्राइस, वहां पर जो प्राइस रहता है डायरेक्ट रिलेशन होता है उससे, ठीक है। प्राइस, अगर किसी भी चीज की डिमांड, जो यहाँ पर मैं कहूँ डिमांड, यहाँ पर मैं डी लिख देता हूँ, डिमांड, ठीक है। अगर कोई भी कमोडिटी है, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, अपैरल्स हो या फिर मैं कहूँगा कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, ठीक है। अगर उसकी डिमांड जो है वो यहाँ पर बढ़ना शुरू करती है, ठीक है, बढ़ना शुरू करती है, लेकिन सप्लाई जो है कंट्रोल में है, या फिर सप्लाई मैं कहूँगा कि कम है, सप्लाई में इंक्रीमेंट बिल्कुल नहीं आई है, राइट। सप्लाई में इंक्रीमेंट बिल्कुल भी नहीं है, मतलब सप्लाई क्या है, सप्लाई मैं कहूँगा कांस्टेंट है, ठीक है। सप्लाई या तो कांस्टेंट है, ठीक है, या तो सप्लाई डाउन है, ठीक है, गिर 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 गई है। तो यहाँ पर ज्यादातर आप देखोगे सप्लाई कांस्टेंट होती है, डाउन तो बहुत रेयर केस में होती है, बहुत कम उसमें होती है, लेकिन मैं कहूंगा कि सप्लाई कांस्टेंट है। तो इससे क्या होगा कि डिमांड आपका इससे ओवर पावर कर रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, तो प्राइस भी आपका साथ साथ में बढ़ता जाएगा। जैसे कि हम कमोडिटीज में देखते हैं कि बाजारों में जैसे सब्जियां आती है, या फिर मैं कहूँगा मेटल जैसे गोल्ड हो गया, ठीक है, उसकी अगर सप्लाई कांस्टेंट है लेकिन डिमांड बढ़ जाती है, जैसे ड्यूरिंग दिवाली, धनतेरस के टाइम पे डिमांड बढ़ जाता है, तो अक्सर वहाँ पे गोल्ड के प्राइसेस आपको थोड़े बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो दुकानदार भी आप देखोगे, शॉपकीपर्स है, काफ़ी महंगा वहाँ पर गोल्ड उस समय देते हैं, राइट। सो ये डिमांड डिमांड का कंसेप्ट होता है कि डायरेक्ट रिलेशन प्राइस से होता है, राइट। और साथ साथ में सप्लाई क्या कर रहा है वो भी मुझे जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली यहाँ पर जब मैं सप्लाई की बात करूं, तो अगर सप्लाई यहाँ पर किसी भी चीज की जो सप्लाई है, ठीक है, सप्लाई प्राइस, ठीक है। अगर सप्लाई जो है यहाँ पर मैं डिमांड लिख लेता हूं, ठीक है, ठीक है। डिमांड यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब उसमें कुछ खास इंक्रीमेंट नहीं आ रहे, लोग खरीदे ज्यादा नहीं रहे हैं, जितना नॉर्मली खरीदते हैं वैसे ही है, लेकिन सप्लाई अचानक से बढ़ गई है। सप्लाई मतलब पूरे बाजार में बहुत ज्यादा सामान आ गया, लेकिन लोग खरीद ही नहीं रहे, मतलब जितना खरीदना चाहते हैं तो उतना ही खरीद रहे हैं जितना उनकी जरूरत है। तो आप देखोगे इतनी ज्यादा सप्लाई की वजह से प्राइस इसका गिर जाएगा, क्योंकि डिमांड वहां पर कांस्टेंट है, प्राइस वहां पर गिर जाएगा, राइट। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट है इकोनॉमिकल टर्म्स। इसी कंसेप्ट पे आप देखोगे स्टॉक का प्राइस भी इसी कंसेप्ट पे होता है, कि अगर मैं किसी स्टॉक प्राइसेस की मैं बात करूं, स्टॉक प्राइस, ठीक है, अगर उस पर्टिकुलर स्टॉक का, ठीक है, पर्टिकुलर स्टॉक का डिमांड, सप्लाई, प्राइस,
कि डिमांड यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लोगों को क्या लग रहा है, लोगों को लग रहा है कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये ऊपर जा सकता है। क्यों ऊपर जा सकता है, ये जानना जरूरी है, क्यों ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर दो चीज है, एक तो डेटा जो है, खैर डेटा भी आपका फंडामेंटल से ज्यादा आएगा और फंडामेंटल टेक्निकल से। तो अगर लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक इसका रिजल्ट अच्छा आया है और सरकार ने कुछ ऐसा लॉ लाया जो इसके फेवर में है, ये इंडस्ट्री के फेवर में, ये कंपनी के फेवर में है, या फिर उनको बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिला है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, प्रोजेक्ट उनको अच्छा मिला है, सरकार ने कोई बिल पास किया है जो इस इंडस्ट्री के लिए फेवरेबल है, इस कंपनी के लिए फेवरेबल है, इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है, प्रोजेक्ट अच्छा मिल रहा है। और आप ये भी देखो कि इनोवेशन इनकी काफ़ी अच्छी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है, इंटीग्रिटी अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फंडामेंटल एनालिस्ट काफ़ी इसको कंसिडर करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसमें बाइंग बढ़ेगी। ठीक है, लोग क्या करेंगे, उस कंपनी को बाय करना शुरू करते हैं, उस कंपनी के स्टॉक को बाय करना शुरू करते हैं, जिसके वजह से ये इंक्रीज जो डिमांड है वो बढ़ना शुरू करती है। ठीक है, लेकिन सप्लाई आप देखोगे कांस्टेंट है या गिर जाती है। मतलब ये है कि जो सेलर्स है, ठीक है, अभी सेलिंग किस हिसाब से होगी, डेटा के हिसाब से, फंडामेंटल के हिसाब से, कि यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी आगे जा नहीं सकती है। ठीक है, मतलब एक हंच प्ले कर रहे हैं, राइट। अभी डिमांड भले यहाँ पर है, लेकिन एक सप्लाई की तरफ से भी लोग होंगे जिनको लग रहा है कि ये कांस्टेंट, मतलब ये कुछ खास बढ़ेगा नहीं, एक काम करते इसको सेल कर देते हैं, या फिर उनका कुछ ऐसा भी हो सकता है कि नीचे जा सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर हम देखेंगे सप्लाई कांस्टेंट है। मतलब सेलिंग जो हो रही थी वैसे ही नॉर्मली सेलिंग हो रही, जो इंट्राडे के हिसाब से कर रहे हैं, नहीं तो फ्यूचर में सेलिंग कर रहे हैं कोई पोजीशन ट्रेडिंग के हिसाब से। ठीक है, तो आप देखोगे जब ये कांस्टेंट है, सप्लाई उतनी बढ़ नहीं रही है, प्राइस आपका बढ़ेगा, जो मैंने आपको बताया, तो वो स्टॉक के प्राइसेस जंप करना शुरू करते हैं। लोग सेलिंग करते हैं, अभी सेलिंग कर रहे हैं तो सामने कोई बाय कर रहा हो, प्राइस पूरा जंप करना शुरू करता है, ऊपर ऊपर पूरा जाता है। ठीक है, तो स्टॉक प्राइस का मोमेंटम बिल्कुल ऐसे होता है। सिमिलरली सप्लाई जो है वो इसमें इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जैसे आप देखोगे कि कोई बैंक है, ठीक है, सॉरी, तो कोई बैंक है जिसमें आप देखोगे कि उस बैंक ने कुछ डिस्क्रिपेंसी आई। ठीक है, कुछ डिस्क्रिपेंसी आई जिसके वजह से वो जो बैंक के शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ एक्शन ऐसा लिया, तो ये एक नेगेटिव न्यूज बाजार में आ गई। तो नेगेटिव न्यूज की वजह से क्या होगा, एवरीवन स्टार्ट सेलिंग द स्टॉक, हम उसको सेल करना शुरू करेंगे, फ्यूचर में भी एंड कैश में भी। तो जिसकी वजह से आप देखोगे सप्लाई बढ़ जाती है, मतलब लोग यहाँ पर सेलिंग ज्यादा कर रहे हैं, सप्लाई इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, डेटा के हिसाब से, और डेटा भी देखो उसी के हिसाब से चेंज हो जाएगा। लॉन्ग बिल्टअप था तो पूरा शॉर्ट बिल्टअप में आ जाएगा। ठीक है, पूरे तरीके से शॉर्ट बिल्टअप में आएगा, और जिसकी वजह से सप्लाई यहाँ पर बढ़ चुकी है। प्राइस यहाँ पर क्या होगा, प्राइस का असर क्या होगा, डिमांड की वजह से। डिमांड यहाँ पर कांस्टेंट है या गिर रहा है। ठीक है, डिमांड कांस्टेंट है, या फिर मान लीजिए डिमांड भी यहाँ पर गिर रहा है, डाउन साइड जा रहा है, प्राइस आपका पूरी तरीके से नीचे जाएगा, जो मैंने आपको कमोडिटी के हिसाब से दिखाया। तो ये कंसेप्ट है डिमांड एंड सप्लाई का। अभी आप देखेंगे जो स्टॉक है, ठीक है, जो स्टॉक है उसमें कैसा डिमांड एंड सप्लाई जोन बनता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मान लीजिए कि कोई स्टॉक है वो इस तरीके से ऊपर 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 ऐसे से जा रहा है। ठीक है, ऊपर ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसको जरा सा एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पर ग्रीन कलर यूज करता हूँ ताकि थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि स्टॉक, सॉरी यहाँ पर रेड था, स्टॉक जो है यहाँ पर ग्रीन कलर का ऐसा बनाना शुरू किया। ठीक है, पूरा ऐसा सा बनता हुआ शुरू हुआ। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके ऊपर गया। अभी यहाँ पर क्या हुआ, एक पर्टिकुलर जगह पे जाके उसने इस तरीके से हैमर बना रहा है। ठीक है, ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर आप देखोगे कि वहाँ पर नीचे आके वापस ऐसा रेड कैंडल बना रहा है, फिर रेड बना रहा है, फिर आप देखोगे हो सकता है कि वापस यहाँ पर इसने ग्रीन बनाया। तो मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पर्टिकुलर जगह है यहाँ पर इस तरीके से ग्रीन बना दीजिए, मैं मल्टीपल यहाँ पर बनाता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अभी होगा क्या यहाँ पर, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक स्पाइक बना के ऐसा रेड यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला एरिया है, ठीक है, ये जो ऊपर वाला एरिया है, अभी यहाँ पर होगा क्या कि ये जो पर्टिकुलर जगह है यहाँ पर लोग मंथन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लोग डिसीजन मेकिंग यहाँ पर कर रहे हैं, लोग यहाँ पर सोच रहे हैं क्या करें, सेल करें और बाय करें। ठीक है, ये डिसीजन यहाँ पर ले रहे हैं। अब
ये डिसीजन किस बुनियाद पे लेंगे, जो सेम चीज मैंने जो पहले आपको बताई, मतलब उनको ऐसा लग रहा होगा कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, उसके मुताबिक डिसीजन लेंगे। अब ये डिसीजन लेंगे कैसे, सेम चीज, रिजल्ट रिजल्ट देखेंगे, ठीक है, रिजल्ट देखेंगे, कुछ इवेंट्स देखेंगे, कुछ उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स देखेंगे, कुछ उनका फ्यूचर पर्सपेक्टिव देखेंगे, बहुत सारी चीजें कंसिडर करेंगे, ठीक है, फिर डिसाइड करेंगे। अभी ये लोग मान लीजिए डिसाइड यहाँ पर कर लिए, ठीक है, डिसाइड यहाँ पर कर लिए, अभी उन लोगों को लग रहा है कि नहीं क्वार्टर रिजल्ट इसका अच्छा आने वाला नहीं, हो सकता है यहाँ से नीचे जाए, तो लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सेलिंग स्टार्ट कर देंगे। तो ये जब सेलिंग स्टार्ट करेंगे, डिमांड आपका कांस्टेंट है, तो ये बन जाएगा आपका सप्लाई एरिया, ये बन जाएगा आपका सप्लाई एरिया, और प्राइस यहां से ड्रास्टिकली यहां पर नीचे आएगा। ओके, सो यहां तक ये सप्लाई जोन इस तरीके से बनता है। जाहिर सी बात है यहाँ पर टाइम काफी स्पेंड करता है। अभी आप इसको रेजिस्टेंस बोलिए, आप इसको लेवल्स बोलिए, जो भी बोलिए, लेकिन कोई भी रेजिस्टेंस लेवल इसी तरीके से बनता है, मतलब वो सप्लाई एरिया है, ठीक है। वहां पर लोग डिसीजन बनाना शुरू करते हैं कि इसको हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। सिमिलर वे में डिमांड एरिया डिसाइड होती है, ठीक है। सिमिलर वे में मान लीजिए यहां से कोई स्टॉक गिरते हुए नीचे आया, ऐसे ऊपर बन रहा है, फिर ऐसे बन रहा है, तो ऐसे ऐसे करके नीचे आया, और उसने क्या किया, यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे कैंडल बनाना शुरू किए, ठीक है। और आप देखोगे कि यहाँ पर फिर से ऐसा ग्रीन बन रहा है, ठीक है, फिर से ऐसा यहाँ पर रेड बन रहा है। अभी जरूरी नहीं कि जितना बड़ा मैं एरिया बना रहा हूँ इतना ही बड़ा हो, ठीक है, इससे छोटा भी हो सकता है, ऑलराइट। तो जाहिर सी बात है ये जो एरिया है यहाँ पर अगेन यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, जो मंथन होगा यहाँ पर क्या किया जाए, ठीक है। यहाँ पर पर्टिकुलर स्टॉक को बाय किया जाए, होल्ड किया जाए, जो आपने ऑलरेडी उन्होंने जो ऑलरेडी डिसीजन लिया था सेल करने का, होल्ड किया जाए, एग्जिट किया जाए, ये वहाँ पर डिसीजन लेंगे। तो अगेन यहाँ पर अगर उनको ऐसा लगता है, अगेन उनकी स्टडी के मुताबिक कि ये जो स्टॉक है यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है। क्यों यहाँ से ऊपर जा सकता है, रिजल्ट पॉजिटिव है, ठीक है, उनका कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट अच्छा है, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट ने कोई फाइनेंशियल बिल लाया है जो उसके लिए फेवरेबल हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव है, तो यहाँ से आप देखोगे स्टॉक पूरा ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक डिमांड एरिया बन गया, ये आपका बन गया डिमांड एरिया, ठीक है। ये कंसेप्ट आपका क्लियर है। अभी डिमांड एरिया मैंने आपको बता दिया, राइट, सप्लाई एरिया भी बताया मैंने और डिमांड एरिया भी बताया, ठीक है। अभी चलिए आगे हम देखते हैं कि इसमें डिमांड और सप्लाई एरिया कहता क्या है। अगर ये जो एक स्टॉक यहाँ पर ऊपर जा रहा है, ये इसका सप्लाई एरिया है, ठीक है, सप्लाई एरिया है, ठीक है। अभी स्टॉक क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा ऐसे से यहाँ पर नीचे आएगा, ठीक है, नीचे आएगा, बाउंस बैक करेगा, और अगर ये वापस ऊपर जाता है तो यही जो सप्लाई एरिया है, यही जो सप्लाई एरिया है, यहां से स्टॉक का रिटर्न आने की संभावना ज्यादा रहती है, ठीक है। जो स्टॉप लॉस है वो इसके हिसाब से लोगे, इसका जो हाई के हिसाब से, ये जो सप्लाई एरिया है यहीं से ये रिटर्न आता है, ठीक है, रिटर्न आता है, और यहाँ पर आप एंट्री लेते हैं, यहाँ पर सेल ऑर्डर वापस लगाएंगे, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा, और ये नेक्स्ट लेवल तक लेके जाते हैं। अभी नेक्स्ट लेवल तक ट्रेड लेके जाने वाले जो ट्रेडर्स होते हैं काफी हिम्मत वाले होते हैं, ठीक है। एंड अक्सर आप देखोगे इंस्टीट्यूशन वाले होते हैं, एंड अक्सर आप वो ट्रेडर्स होते हैं जो हेज करके चलते हैं, ठीक है। नेकेड ऑप्शन बायर या फिर फ्यूचर सेलर, फ्यूचर बायर, वो इतनी हिम्मत नहीं रख पाते हैं, ठीक है। बहुत रेयर होंगे, मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत रेयर होंगे जो नेक्स्ट लेवल तक लेके जाते हैं, मतलब नेक्स्ट डिमांड लेवल तक मैं कह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अक्सर इसमें यहाँ से यहाँ तक जो फॉल मिलता है काफी अच्छा पॉइंट मिलता है, उसमें काफी अच्छा लोगों को प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। तो ये सप्लाई एरिया का बात हो गया। अभी सिमिलर केस में आप देखोगे यहाँ पर डिमांड का, मतलब एक स्टॉक यहाँ पर आया, इसने ऐसा ऐसा टाइम बिताया, तो ये आपका डिमांड एरिया हो गया, डिमांड एरिया, ठीक है। डिमांड एरिया बना लीजिए, जस्ट अ मिनट, इसको डिलीट कर देते हैं। स्टॉक यहाँ पर आया, ठीक है, ये आपका डिमांड एरिया है, ठीक है। अभी आप देखोगे जो डिमांड एरिया, स्टॉक इस तरीके से ऐसे से ऊपर गया, ठीक है, वापस से आप देखोगे ऊपर जाके वापस से रिटेस्ट करने आएगा, रिटेस्ट करने आएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री बनाना शुरू करते हैं, यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, और ये ऊपर की तरफ यहाँ से जाने की संभावना हमें मिल जाती है, राइट। तो ये कंसेप्ट था सप्लाई एंड डिमांड का। आपको सिर्फ मैं दिखाऊंगा कि कहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड बना था बैंक निफ्टी में, ठीक है,
क्योंकि जो ट्रेडिंग है सेटअप है, कौन कौन सा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में रहती है, ये थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें तो इस वीडियो में नहीं कवर हो पाएगा। सो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक बैंक निफ्टी में दिखाऊंगा कि किस तरीके से उसमें बना था और किस तरीके से ट्रेड उसमें हो सकता था, ठीक है। बाकी जो स्ट्रैटेजीज मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा और उसके आगे वाली वीडियो में भी कवर करूंगा, क्योंकि ये एक दो वीडियो में नहीं हो पाएगा, राइट। तो चलिए मैं अपना एप्लीकेशन शेयर करता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने बैंक निफ्टी का यहाँ पर डे का चार्ट लगाया हुआ, ठीक है, देख सकते हो ये सितंबर का जोन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्राइस पूरा यहाँ पर नीचे आया, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर डिसीजन लिया गया, ठीक है, प्राइस देख सकते हो कितना यहाँ पर टाइम बिताया। अभी आप देख सकते हो जो मैंने आपको कंसेप्ट मैंने बताया था कि प्राइस किस तरीके से यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर नीचे आएगा, वापस इसमें से रिटर्न होकर कैसे ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ये सप्लाई एरिया है, ठीक है, सप्लाई एरिया यहां तक मेरा एक पहला टारगेट हो सकता है। अभी इसके ऊपर एक कैरी फॉरवर्ड हुआ है, ठीक है। अभी यहां पर देखिए ये इसने ज्यादा टाइम बिताया नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि पूरा रिटर्न आया, तो ये भी आपका एक मैं कहूंगा कि सप्लाई अच्छा सप्लाई एरिया, ठीक है। तो अगर मैं इसको आगे फॉरवर्ड करता हूं तो देखिए यहां पर प्राइस वापस से यहाँ पर देखिए ये जो एरिया है, ठीक है, अभी सप्लाई एरिया से तो वहां पर सप्लाई एरिया तक गया नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर देखिए मैं आपको डिमांड वाला बता देता हूँ। ये डिमांड में देखिए एक बार एंट्री आई, दूसरी आई, तीसरी आई, देखिए वापस से यहाँ पर एंट्री होके वापस से ऊपर, ठीक है। अभी ये जो सप्लाई एरिया यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, अभी देख सकते हो ये सप्लाई एरिया यहाँ पर बना है, फिर नीचे गया, ये पूरा कंटिन्यूएशन में, ठीक है। अभी इसमें मैंने सिर्फ आपको कंसेप्ट मैंने बताया, अभी ये कंसेप्ट और कैसे तरीके से काम कर सकता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा ब्रीफली बात होगी कि स्ट्रेटेजीज कैसे काम कर सकती है, ऑलराइट। सो आज के वीडियो में डिमांड एंड सप्लाई कंसेप्ट के बारे में हमने जाना और हमने ये जाना कि किस तरीके से ये सेटअप काम करता है, किस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट होता है, ऑलराइट। सो बाकी जो स्ट्रैटेजीज हो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।